नमस्ते प्यारे बच्चे। आज का क्लास जैसे कि आप लोग डिस्प्ले पर देख रहे हैं बहुत ही कुछ खास हैं। जैसा कि पिछले वीडियो सब में हम लोग पढ़ते आए हैं, थ्योरी बेसिस चैप्टर के अंतर्गत सारी चीज़ें पढ़े, लेकिन आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये बिहार बोर्ड 2027 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला चैप्टर जो रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण हैं, ये एनसीईआरटी के टोटल क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। एक वीडियो में हम प्रयास करेंगे ख़त्म करने का, नहीं होगा तो इनके हम दूसरे वीडियो लेकर के आ जाएंगे। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव जो हूबहू ऑब्जेक्टिव आए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, और जो सब्जेक्टिव है उनको तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ही करेंगे। साथ ही आप लोग एनसीईआरटी का बुक, बहुत सारे बच्चे तो देखे भी नहीं होंगे एनसीईआरटी, जो प्राइवेट बुकें हैं उन्हें देख करके पढ़ रहे हैं, बेस्ट है, उसमें कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन हम ज़रूर आपसे आग्रह करेंगे कि आप निश्चित रूप से एनसीईआरटी देखिए। एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो होते हैं वो हूबहू उठाते हैं, और एनसीईआरटी में आप लोग देखे होंगे कि क्वेश्चन जो होते हैं ना वो बीच में भी होता है। बीच में मतलब कि जो चैप्टर आप देख रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं तो उस बीच में एक मतलब आयतकार बॉक्स बना करके उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और डायरेक्ट वहाँ से प्रश्न उठा लेते हैं बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो हम आप लोग को ज़रूर कहेंगे कि आप लोग एटलीस्ट कम से कम वहाँ पर क्वेश्चन ज़रूर देख लें। हालांकि इस सारे क्वेश्चन को लेकर के हम लोग आए हैं, और इनके अतिरिक्त भी जो हमें लगा है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड 2027 के लिए, उनको लेकर के आए हैं। तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप क्लास 10th में हैं तो निश्चित रूप से देखिएगा केमिस्ट्री के लिए, और पढ़ लीजिए, एक एक चीज़ को समझ लीजिए, आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। थ्योरी तो देखना ही देखना है, इसके अतिरिक्त ये सब भी देख लीजिए जिसमें कि क्वेश्चन है, और सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये बहुत अच्छे तरीक़ा से बताया गया है। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे इस प्रकार ये है, नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आप देख लीजिए, पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, असत्य के बारे में पूछ रहा है। पहले पेन चुन लेते हैं, पेन अगर कलर ले तो कलर ले लेंगे हम, रेड नहीं लेंगे, ब्लैक ठीक रहेगा और ठीक रहेगा। तो देखिए कौन सा कथन असत्य है, हमें ये चेक करना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर अभिक्रिया कौन सा है। अभिक्रिया है आपको 2PbO + C डेट गिव्स 2Pb + CO2। ये जो अपने लोग देख रहे हैं यहाँ पर अभिक्रिया, तो अभिक्रिया में हम लोग देख रहे हैं कि 2PbO + C डेट गिव्स 2Pb + CO2। ब्रैकेट में जो दिया गया है ये हम बताए थे आप लोगों को, ये बताते हैं कि कौन सी पदार्थ है ये। PbO जो है S लिखा हुआ, तो S का मतलब सॉलिड होता है, सॉलिड मतलब ठोस, तो PbO जो है ठोस अवस्था में है। कार्बन भी S लिखा हुआ है, इसका मतलब ठोस अवस्था में है। Pb जो है खलिया वो भी ठोस अवस्था में, और CO2 जो है वो गैस अवस्था में। हालांकि अपने लोग से अवस्था नहीं पूछा है, अपने लोग से पूछा है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें कौन सा ऑप्शन जो है गलत है, ये कह रहा है बताने के लिए। यहाँ पर देखेंगे शीशा अपचयित, अपचयित वर्ड से आप लोग पहली बार आप लोगों की मुलाकातें हो रही है। तो अपचयित वर्ड है क्या, इसको थोड़ा समझ लेंगे। अगर अपचयित को समझ लेंगे तो हम निश्चित रूप से कहेंगे कि आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे या इस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। देख लेते हैं अपचयित का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप लोग 2 चीज़ पढ़े होंगे, एक पढ़े होंगे ऑक्सीकरण, क्या पढ़े होंगे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण का ही नाम है उपचयन। ऑक्सीकरण को ही कहते हैं उपचयन, ये दूसरा नाम है। और एक पढ़े होंगे अपने लोग अवकरण, अवकरण का ही दूसरा नाम है अपचयन, अपचयन, जिसको कि अंग्रेजी में इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं और इसको रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का भी पूरा लिख लें, OXIDATION, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीकरण का ही नाम है उपचयन और अवकरण का ही दूसरा नाम है अपचयन। तो ऑक्सीकरण और अपकरण अपने लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। हम आप लोगों को बताए हैं कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन घटता है, और हम अपकरण में बताए हैं कि हाइड्रोजन जो है इसमें जुटता है लेकिन ऑक्सीजन इसमें घटता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ते हैं और हाइड्रोजन का त्याग होता है,
वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण कहेंगे या उसको उपचयन भी कहेंगे। कभी कभी ना वर्ड चेंज करके पूछ लेते हैं कि उपचयन किसे कहते हैं, तो वहाँ पे घबराना नहीं है कि उपचयन हमें नहीं जानकारी है। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण। आप ऑक्सीकरण की डिफिनेशन और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उसके बाद अपचयन पूछ सकते हैं, तो अपचयन वही अवकरण का नाम है, तो आप लोग अवकरण का डिफिनेशन लिख सकते हैं। और इन सब छोटी छोटी बातों पे आप लोग ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि इन सब बातों पे ध्यान नहीं देंगे तो कुछ अच्छा कर देंगे। जीवन में अच्छा करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों से ही स्टार्ट करना पड़ता हो। जैसे कि अपनी हम एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप लोगों को, तो हम भी बहुत छोटी चीज़ों से स्टार्ट किए थे। पहले गाँव घर में छोटे छोटे बच्चे सबको ट्यूशन पढ़ाते थे। उसके बाद खुद के पास इतनी जानकारी थी कि बहुत सारे सीनियर बच्चे सब खुद आए अपने से। हम ऐसा नहीं कि जा कर के बच्चे को बोले कि चलो पढ़ने के लिए मेरे पास पढ़ो, ये करो। उन सबको लगा कि नहीं, यहाँ पर हम अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे जुड़े। उसके बाद फिर हायर क्लास स्टार्ट किए, वहाँ पर ढेर सारे बच्चे जुड़े। कल के डेट में हमारी कंपटीशन निकलेगी, हम कंपटीशन वाले को भी पढ़ाएंगे। बहुत सारे बच्चे अभी भी कहते हैं कि सर आप लोग कर सकते हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि हमें और थोड़ा खुद में करनी चाहिए। उसके बाद जब हो जाएंगे तो फिर प्लेटफॉर्म तैयार है, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। और निश्चित रूप से ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो हम ये बता रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ें, उनसे आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि एकाएक मैंने बड़े बड़े डिफिनेशन पढ़ लिए, बड़ी बड़ी चीज़ें जान गए तो बहुत सारी चीज़ें हो गई। भाई बड़ी बड़ी चीज़ें जान करके क्या करोगे जब छोटी छोटी चीज़ें आती ही नहीं रहेगी। छोटी से छोटी चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, उसको ठीक कीजिए, सब चीज़ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। आप कहीं पर किसी बड़े प्रॉब्लम में फंस रहे हैं ना, आप मत कीजिए चिंता, कोई चीज़ों का कोई दिक्कतें मत कीजिए। आप छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल छोटी चीज़ों पे। छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे, छोटी चीज़ों को आप ठीक करेंगे और सारी चीज़ ठीक कर लेंगे, सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। खैर कोई नहीं, अभी आ जाएंगे एक छोटी सी चीज़ों पे। छोटी चीज़ें हैं यहाँ पे ऑक्सीकरण। आप लोग जानते हैं ऑक्सीकरण का ही नाम है उपचयन। अगर आपसे उपचयन पूछ लिया जाए तो घबराना नहीं है, ये ऑक्सीकरण का ही नाम है। और अगर आपको पूछ ले अपचयन तो घबराना नहीं है, ये अवकरण की ही नाम है। ठीक है, अब आ जाएंगे हम लोग सवाल पे। अर्थ समझ चुके हैं ऑक्सीकरण और अवकरण का। यहाँ पे कह रहा है 1 नंबर में शीशा अपचयित हो रहा है। हम लोग ध्यान देंगे कि जब भी ये ऑक्सीकरण अवकरण पूछा जाएगा या इसके बारे में कुछ भी चीज़ें रहेगा, कौन अपचयित हो रहा है, कौन उपचयित हो रहा है, तो हमें प्रतिफल तरफ से कोई मतलब नहीं रहेगा। हमें प्रतिफल तरफ से इधर से कोई मतलब नहीं रहेगा। हम बस देखेंगे कि किस पे कौन चीज़ जुड़ रही है, लेकिन जो भी सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस इधर से बनेगा। अर्थात यहाँ पे कह रहे हैं कि शीशा अपचयित हो रहा है, तो भाई शीशा तो यहाँ है ना, और यहाँ पर जो है PBO है, तो कोई भी ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन को हम लोग ध्यान से देखेंगे कि सेंटेंस कौन सी सही होगी। तो सेंटेंस कुछ भी कहेगा, अगर शीशा के बारे में कह रहा है तो इधर के बारे में कह रहा है, इधर के बारे में कुछ नहीं कर रहा है। जब इधर के बारे में नहीं कर रहा है तो ये सेंटेंस उपचयित हो रहा है या अपचयित हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कोई मतलब नहीं। फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि उपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है, क्या हो रहा है, रियलिटी क्या है। तो यहाँ पर कह रहा है कि शीशा अपचयित हो रहे, भाई शीशा अपचयित नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर PBO है। और अपचयित का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। अपचयित का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना। तो ऑक्सीजन हट रहा है, लेकिन ऑक्सीजन शीशा से नहीं हट रहा है। ऑक्सीजन जो हट रहा है लेड ऑक्साइड इनसे हट रहा है, अर्थात लेड ऑक्साइड अपचयित हो रही है। ये बातें सही है, ये बातें जो कर रहा है कथन, यह कथन जो है, यह कथन सत्य है। आप लोग बातें को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसमें कह रहा है कि शीशा अपचयित हो रही है, तो शीशा तो इस साइड है ना, प्रतिफल है, तो इसमें क्या हो रहा है हमें मतलब नहीं है, हमें यहाँ देखना है अभिकारक की ओर। ये कह रहा है कि PBO अर्थात लेड ऑक्साइड, ठीक है, अपचयित हो रहा है। अपचयित का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना, अर्थात अवकरण। तो अपचयित मतलब होता है अवकरण और ऑक्सीजन का हटना। तो लेड ऑक्साइड, यहाँ पे हम देख रहे हैं लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, इसका मतलब ये कथन सत्य है। ये जो शीशा अपचयित हो रही है, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। उपचयित का मतलब होता है ऑक्सीकरण,
ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का संयोग होना और हाइड्रोजन का वियोग होना, तो इसमें तो ओनली ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या अभिकारक की ओर है? नहीं है, तो हमें इस सेंटेंस पे सोचना भी नहीं है, ये उपचयित हो रहा है अपचयित, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, इसमें कोई अर्थ नहीं है। फिर भी अगर कह रहे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहे हैं तो CO2 में उपचयित का मतलब होता है उपचयित, जो कि ऑक्सीकरण होता है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो भाई CO2 इधर न है प्रतिफल की ओर, इस पे हमें नहीं सोचना है। इसका मतलब यह कथन जो है गलत है, यह कथन असत्य है, असत्य है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ करेंगे कार्बन अपचयित हो रहा है। अपचयित का मतलब होता है, एक ऑक्सीकरण होता है उपचयन का और अवकरण होते हैं अपचयन का। तो अवकरण होते हैं अपचयन, अभी हमने जस्ट अभी आप लोगों को अर्थ बताए थे, आप लोग देख लीजिए। अवकरण होता है अपचयन का, अपचयन का मतलब रिडक्शन, मतलब ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं ये ऑप्शन नंबर 3 में कि कार्बन अपचयित हो रहा है। कार्बन अपचयित, कार्बन का अपचयित होने का मतलब है ऑक्सीजन का हटना। कार्बन अपचयित हो रहे हैं, तो अपचयित, अपचयित मतलब अवकरण होता है ऑक्सीजन का हटना। तो भाई इस पे ऑक्सीजन कहाँ हट रहे हैं? इस पे तो ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, कार्बन अपचयित हो रहे हैं, इसमें से ऑक्सीजन इस पे आ रहे हैं, कार्बन अपचयित हो रहे हैं। अपचयित देख लेंगे, अपचयन, उपचयन। तो यह कथन सत्य है, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रही ठीक है, कार्बन अपचयित हो रही, यह कथन असत्य है। यह कथन कार्बन अपचयित नहीं हो रही, यह कथन असत्य है। एक बार और देख लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड करें, लेड ऑक्साइड शीशा अपचयित हो रही है, यह कथन असत्य है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, इस स्टेटमेंट से देखें तो ये कथन भी गलत है, लेड नहीं हो रहे। कार्बन अपचयित हो रहे हैं, यहाँ पे कार्बन हम देख रहे हैं और ऑक्सीजन, अपचयन का मतलब होता है हटना। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं तो कार्बन अपचयित मतलब 3 कथन ऐसे मिल रहा है हमें जो कि ये असत्य है। ए एवं बी, ए और बी असत्य है, यहाँ पर उत्तर में दिया हुआ। लेकिन हम देख रहे हैं कार्बन भी तो अपचयित हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, अर्थात कार्बन उपचयित हो रहा है। यहाँ पे कार्बन उपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है, इसमें कार्बन उपचयित हो रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक कथन इसका जो है, 3 कथन इनके असत्य है। यहाँ पर ए बी नहीं, इसमें सी जो ऑप्शन है वो भी इसमें असत्य हो रही है। केवल इसमें सत्य की बात करें तो एक ही कथन सत्य है और वो है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। अपचयित का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हम देख रहे हैं इसमें से ऑक्सीजन हट रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और शीशा के बारे में हमें यहाँ पे कोई चीज़ें क्लियर, मतलब ये दोनों जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ये दोनों प्रतिफल में, तो ये दोनों असत्य हैं ही हैं। कार्बन अपचयित हो रहे हैं, अपचयित का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना, कार्बन से कोई ऑक्सीजन नहीं हट रहा, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह ऑप्शन और यह ऑप्शन, ये तीनों का तीनों असत्य है। केवल इसमें एक ही ऑप्शन सत्य है जो कि है लेड ऑक्साइड का अपचयित होना। तो ये आप लोग प्रश्न देख चुके होंगे और ये देखने में एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव लग रहा है, लेकिन आप देखिए टाइम लगता है डिस्कस करने में और एक एक चीज़ को समझने में आपको टाइम लगता है। आप कहीं क्या बहुत सारी चीज़ें जगहों पे देख सकते हैं कि इसमें बहुत विवादास्पद चीज़ें हैं, मतलब विवाद वाली चीज़ें होगी कि ये चीज़ें सही नहीं होगा, वो चीज़ें सही नहीं होगा। हम दावे के साथ कहते हैं, जितना चीज़ें हम एक्सप्लेन किए, मेरा रिकॉर्ड है आपके सामने, देख लीजिए। आप कहीं से भी जा करके डिस्कस करके आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल बताए हुए सही है। इसमें आपको असत्य के बारे में पूछा था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों असत्य हैं, आप देख सकते हैं। तो इसके आंसर में ऑप्शन सी भी आएंगे, हालांकि बुक भी इसके आंसर ए और बी दिए थे जिसमें कि त्रुटि है। अगर ये अपचयित है, यहाँ पर अपचयित है, तो इसका मतलब कार्बन का अपचयन यहाँ नहीं हो रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है। अगर ये सत्य होता तो यहाँ पर उपचयन होता, ये चीज़ें होती। तो आप लोग इस विषय पर कभी भी या कहीं भी डिस्कस कर सकते हैं और ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। और यही सब चीज़
हमें समझाने आप लोगों को, यही चीज़ें बतानी है और यही चीज़ें आपको यहाँ से सीखना है। और सीखना ऐसे है ताकि हम दूसरे से डिस्कस कर सकें। ऐसी चीज़ें नहीं कि हम सीखें खुद हमको समझ में नहीं आया, बिल्कुल एक एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को समझना है। और छोटी छोटी चीज़ें आप समझ लीजिए ना, बेस्ट हो जाएंगे, सबसे अच्छे हो जाएंगे, हम दावे के साथ कहते हैं, क्योंकि हम भी छोटी छोटी चीज़ों को सीख करके सबसे अलग हुए हैं। तो आप भी निश्चित रूप से छोटी छोटी चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा समीक्षा, इसके विषय में दिया हुआ था, तो ये तो मुझे नहीं लग रहा कि ये सही चीज़ें हैं। इसमें देखेंगे समीक्षा, इसमें भी ये देख लेंगे, यहाँ पर अपचयी दिया हुआ, ये आंसर भी यहाँ पे गलत है। भाई ये अपचयन, अगर अपचयित हो रहे हैं तो ये सत्य नहीं है, कथन असत्य है, कथन असत्य है। इसमें तो आंसर है ये बिल्कुल, ये समीक्षा जो दिया हुआ ये बिल्कुल गलत है, ये आंसर नहीं होंगे, ये बिल्कुल गलत है। अभी जो हमने डिस्कस करके बताया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चले आएंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन 2 था, इसीलिए इसको लेकर के आए और आंसर शीट उसको हटाए हैं। तो देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन, Fe2O3 + 2Al that gives Al2O3 + 2Fe कह रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। भाई देख रहे हैं यहाँ पर, देखने के बाद Fe2O3 + 2Al, Al अकेले है और ये अभिक्रिया कर रहा है Fe2O3 के साथ। जैसे ही इसके साथ अभिक्रिया करता है तो Fe को यहाँ से हटा देते हैं, Fe को हटा देते हैं और Fe की जगह पे Al आ जाता है और O3 यहाँ पे लगा हुआ है, Fe साइड हो जाते हैं। और इस तरह की अभिक्रिया जिसमें हम बताए थे कि एक धातु दूसरे धातु को अपनी जगह पर से हटा दे और वहाँ पर बचे हुए जो शेष तत्व हैं उनके साथ वो, या शेष यौगिक के पार्ट जो हैं उनके साथ जो वो अभिक्रिया करते हैं या अभिक्रिया करके कोई यौगिक बनाते हैं, और जो पदार्थ के जगह पर वो जाते हैं, रिप्लेस करते हैं, वो अलग में जा करके एक तत्व के रूप में हो जाते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया, संयोजन मतलब 2 को जोड़ना, 1 का बनना। तो भाई ऐसा नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर 2 का जोड़ करके 1 नहीं बन रहे हैं, अधिक बन रहे, मतलब संयोजन भी नहीं हो रहा है। द्विविस्थापन, द्विविस्थापन में हम बताए थे इसमें आयनों का कमाल होता है। आयन मतलब आवेश के कारण होता है। तो आवेश के कारण जब एक तत्व दूसरे तत्व के स्थान पर जाता है, दोनों का रिप्लेसमेंट होता है, तब उन्हें हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका मतलब ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन आप लोगों को बताए थे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक के बड़े अणु वो टूट जाते हैं और 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, जिसका कि गुण मूल पदार्थ के या मूल अभिकारक के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है, उनको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो इस प्रकार यहाँ वियोजन भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर वो क्या रहा है, विस्थापन हो रहा है। कौन विस्थापन कर रहा है भाई, तो भाई एल्यूमिनियम जो है Fe को यहाँ से हटा देते हैं, तो Al2O3 बनाता है + 2Fe। तो इस प्रकार इसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। शायद इसको आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, आंसर इनका सही दिया हुआ है। चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर चुनिए। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन आजकल आप लोग 10th में पढ़ रहे हैं ना, 11th कीजिएगा, 12th कीजिएगा, उसके बाद या 10th के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिएगा और ये क्वेश्चन आपको ना टकराए ना। अगर 2 या 3 एग्जाम कंपटीशन के एग्जाम में बैठ रहे हैं और ये क्वेश्चन इस पैटर्न पे ना टकराए ना, तो आप हमको मैसेज कीजिएगा, सर आपके द्वारा ये बताए हुए क्वेश्चन नहीं आ रहे। मैं जितने भी एग्जाम में बैठा हूँ या जितने भी बैठते हैं, जो भी सेट रहता है, ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इसमें होता क्या है कि एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, कोई भी धातु हो, कोई भी धातु हो, वो यदि अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे, किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, अम्ल के साथ, कुछ बनाए या ना बनाए, एक चीज़ है हाइड्रोजन गैस का रिलीज होना। किसका रिलीज होना, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकलेंगे ही निकलेंगे, इसके अतिरिक्त जो कुछ बचेगा वो यौगिक बनाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, लोह चूर्ण, लोह चूर्ण मतलब Fe। अभिक्रिया किसके साथ कर रहा है, HCl। HCl क्या है, अम्ल है। आप देख लीजिए Fe धातु है और HCl क्या है, अम्ल है। निश्चित रूप से इससे हाइड्रोजन गैस निकलेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएंगे। भाई तो आपको बच कौन गया, Fe और Cl, Fe और Cl, Cl में 2 लगेंगे, ठीक है, क्योंकि बैलेंस पे ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 2 लग जाएंगे, तो H2 + FeCl2।
तो हम निश्चित रूप से यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन में देख लेंगे हाइड्रोजन गैस, इसमें हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन गैस का तो कोई सवाल ही नहीं है भाई, क्लोरीन गैस नहीं निकल सकती है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, नहीं, ये भी बातें गलत है। कह रहा है कि आयरन लवण एवं जल बनता है, जल कहाँ से बन जाएंगे भाई, जल बनने के लिए इसे ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन है ही नहीं। तो यहाँ पर देख लेंगे हाइड्रोजन गैस, भाई हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, साथ में आयरन क्लोराइड FeCl2 आयरन क्लोराइड, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। समझ पा रहे होंगे ये सब बातें को, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, क्लियर है। कह रहे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। संतुलित रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन पढ़े होंगे, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो। और जो डिफिनेशन पढ़े हैं ना, डिफिनेशन से ही पता चल जाता है कि इसे संतुलित करना क्यों जरूरी है। देख सकते हैं, जब अभिकारक एवं उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो ऐसी रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसके बाद द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। आप लोग 9th में पढ़े होंगे दो नियम, एक द्रव्यमान संरक्षण के नियम जो कि एंटोनी लेबोजियर दिए थे, और एक पढ़े होंगे जो 1789 ईस्वी में शायद दिए थे, और एक पढ़े होंगे स्थिर अनुपात का नियम जिसे प्रोस्ट नामक वैज्ञानिक ने 1799 ईस्वी में दिए थे। ये 9th की टॉपिक है, जिसमें कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम था और स्थिर अनुपात का नियम था। ये दो नियम केमिस्ट्री में, वैसे दो नियम नहीं है केमिस्ट्री में, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या रासायनिक संयोग हो रही है तो रासायनिक संयोग के 5 नियम है जो कि आप लोग 11th में पढ़िएगा। 5 में से 2 नियम जो कि आप लोगों को 9th में दिया हुआ है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। और जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, वो सारे के सारे ये 5 नियम जो हैं इनको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, जिसमें कि 2 नियम स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसका ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये अगर नियम को तोड़ रहा है तो इसका मतलब वहाँ अभिक्रिया नहीं हो रही है, वहाँ कुछ और हो रहा है। जो भी चीज़ें होता हो, लेकिन वहाँ अभिक्रिया नहीं हो रही है। अगर अभिक्रिया हो रहा है तो ये 5 नियम को अगर लागू किया जाए, अगर उसमें ऐसे सब्सटेंस मिल रहे हैं तो 5 का 5 नियम लागू होंगे। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है तो इसमें कहा जा रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग जानते हैं कि वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो, उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे कि H2 + O2 डेट गिव्स हो जाएंगे H2O। क्या ये संतुलित है? तो आंसर आएगा नहीं सर, ये संतुलित नहीं है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 ही है, तो हमें यहाँ पे 2 लगाने पड़ेंगे। जैसे 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का बैलेंस गड़बड़ हो रहा था तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 लगा दिए तो 2 दूनी 4 हो गया। इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि इधर हाइड्रोजन भी बराबर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर है। ये करना क्यों जरूरी है? ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर H2O बनाएंगे, मतलब एक ही ऑक्सीजन लेंगे, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का ये पालन नहीं करेगा। द्रव्यमान अगर ये संतुलित नहीं है तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो टूटता है, तो वो पालन करे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन हो। इसीलिए पदार्थ जो होते हैं उसी निश्चित अनुपात में मिले होते हैं ताकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ब्रेक ना हो। तो सिंपल वे में अगर हमसे पूछें या क्वेश्चन है, क्वेश्चन निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो भाई रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है द्रव्यमान रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किए जाते हैं, तो आप निश्चित रूप से उनमें देख सकते हो ऑब्जेक्टिव में द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो आंसर देख सकते हैं आप लोग, इसे नोट भी कर सकते हैं। बढ़ेंगे हम लोग 5वां क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन इस प्रकार बोर्ड पे है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखकर संतुलित कीजिए। आपको कथन दिया हुआ है स्टेटमेंट, जो कि हम बताए थे आप लोगों को रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया होते हैं एक पूरा स्टेटमेंट में लिख दिए हैं, डेट मीन्स रासायनिक अभिक्रिया, उसे स्टेटमेंट में लिखे हैं। और उन्हें जब हम संकेत तत्वों के संकेत और सूत्रों के रूप में व्यक्त करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है निम्न कथनों को कथन दे दिया है, अभिकारक अभिक्रिया जो हुई है उनका कथन लिख दिया ऑन स्टेटमेंट,
और कह रहे कि उसको आप रासायनिक समीकरण के रूप में लिखकर, एक तो रासायनिक समीकरण के रूप में भी लिखना है, दूसरा उन्हें संतुलित भी करना है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कर। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से, नाइट्रोजन मतलब N2, हाइड्रोजन गैस मतलब H2, ये दोनों अभिक्रिया कर अमोनिया बनाता है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है और बना रहा है NH3। अब देखेंगे क्या ये संतुलित है। तो भाई ये जब हम देख रहे हैं तो नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 1 है, तो इसका मतलब यहाँ 2 लगाने पड़ेंगे। जैसे 2 लगाएंगे तो नाइट्रोजन 2 बैलेंस हो गया। और हाइड्रोजन देख रहे हैं 3 दूनी 6 हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 लगाने पड़ेंगे। इस प्रकार ये संतुलित हो गया। ये आंसर पहला को हो गया, जो कि आपको लिखा हुआ यहाँ भी है। क्लियर? इस चीज़ को थोड़ा सा नेगलेक्ट करके चलेंगे, फिर स्टेटमेंट को पढ़ करके बनाने का प्रयास करेंगे। ये तो आपको, हम तो आंसर लिख करके ले आए हैं ताकि आप लोगों को मतलब अच्छे से दिखे, लेकिन समझना है बातों को यहाँ से। हाइड्रोजन सल्फाइड की मैं बातें करूँ तो इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। गैस वायु के दहन में, वायु की जब भी बातें करें और दहन हो जाए तो निश्चित रूप से वहाँ पर वायु के रूप में ऑक्सीजन गैस रहेंगे O2। तो वायु के दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। जल बनता है, जल का फॉर्मूला होता है H2O, और साथ में क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड। डाई मतलब 2 होता है, सल्फर का संकेत S हो गया, और डाइऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन में 2 लगे रहेंगे, तब होंगे डाइऑक्साइड। तो ये H2S प्लस O2 डेट गिव्स H2O प्लस SO2। क्या ये बैलेंस है? तो आंसर आएगा, देख सकते हैं, लग रहा है बैलेंस है भाई। हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3, बैलेंस नहीं है। जब बैलेंस नहीं है तो क्या मैं अगर यहाँ पे 2 लगा दूँ, अगर 2 लगा रहा हूँ तो 2 दूनी 4, तो यहाँ भी हमें लगाने पड़ेंगे 2 दूनी 4 हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे तो यहाँ लगाने पड़ेंगे। हाँ कर सकते हैं, यहाँ 2 लगा सकते हैं। जैसे ही 2 लगाएंगे यहाँ पर तो यहाँ भी हमें 2 लगाने पड़ेंगे। 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, 2 दूनी 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन हो गए। फिर हमें जो है असंतुलित कौन हो रहा है? यहाँ 2 लगाने के बाद हाइड्रोजन असंतुलित हो रहे हैं। हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ 2 लगाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ 2 लगाएंगे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन सल्फर 2 हो गए, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, इस तरह से हम नहीं लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते। इसे बैलेंस करने के लिए हमें एक न्यू पेज ले लेते हैं, ठीक रहेगा। H2S, कलर बदलो भाई। H2S प्लस ऑक्सीजन गैस O2 दहन करते हैं तो हमें बनता है जल H2O, प्लस में हमें बनता है सल्फर ऑक्साइड SO2। इस प्रकार हम अभिकारक की ओर लिखेंगे सल्फर अभिकारक, या इस तरह से कर ले सल्फर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो जाएंगे अभिकारक, ये हो जाएंगे प्रतिफल, ठीक है। अभिकारक की बातें करें तो सल्फर 1 है, और इधर का मैं बातें करूं तो इधर भी 1 है, ठीक है। और ऑक्सीजन की बातें करें तो ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन की बातें करें तो 3 है। 3 में एक जगह 1, एक जगह 2, टोटल 3। अगर इधर हम हाइड्रोजन की बातें करें तो 2 है, और हाइड्रोजन की बातें 2 है। तो अनबैलेंस कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो अनबैलेंस है तो ऑक्सीजन इसमें 2 जगह है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही जगह है। अगर कहीं पर हम कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों जगह चेंज होगी। तो इसका मतलब जब हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं, 2 जैसे ही लगा दिए तो 4, 1, 5, 2 यहाँ भी लगा दिए, ठीक है। तो 2 सल्फर 4 हाइड्रोजन, इसका मतलब 2 यहाँ लगाने पड़ेंगे। जैसे ही हम सब में 2 लगा रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि वहाँ पर अगर तो सल्फर भी 2 गुने, यहाँ पर लगा दिए तो सल्फर भी 2 गुने, 2, 2। ऑक्सीजन में इस साइड नो चेंजिंग, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 दूनी 4, 4 2 6, तो यहाँ पे 3 लगाने पड़ेंगे, तो 3 दूनी 6, यहाँ भी हो जाएंगे 2 प्लस 4, तो 4 2 6 हो जाएंगे।
4 + 2 बराबर 6 ऑक्सीजन भी हो गए। हाइड्रोजन की मैं बातें करूँ तो हाइड्रोजन भी 2 गुने होकर के 4, और इधर भी देखेंगे तो हो गए 2 दूनी 4। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बैलेंस हो गया है। ये हो गया बैलेंस। आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, देखिए सवाल कितना खूबसूरत सवाल, कितना अच्छा सवाल है। आपको स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है कि H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैस है और इसको हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, दहन करते हैं, उसके फलस्वरूप हमें प्राप्त होते हैं H2O और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसे हमें स्टेटमेंट के रूप में लिख के दिया, इसे हम लिखे हैं समीकरण के रूप में। समीकरण के रूप में लिखने के बाद इसे हम बैलेंस किए हैं, तो इस प्रकार बैलेंस होगा। तो थोड़ा सा टफ लग रहा है लेकिन टफ है नहीं, आसानी से अगर सीखेंगे, फोकस करेंगे तो समझ सकते हैं, और ये सब क्वेश्चन आप लोगों को टकरा सकते हैं। जब रसायन शास्त्र में ये सब चीज़ें आपको आने लगेंगे ना, जब आप सीख जाएंगे तो आप बहुत अच्छे छात्र कहलाएंगे। आज देखिए, अगर 11th-12th की हम बातें करें, 12th की, तो मैक्सिमम बच्चे से आप पूछिए कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बोरिंग लग रहा है, जो आपको पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। सारे बच्चे बताएंगे, 10 में से 8 बच्चे आपको बता देंगे कि केमिस्ट्री यार बहुत बोरिंग लग रही है, केमिस्ट्री बहुत बेकार लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आप नहीं सीखे हैं। 10th में ये सब चीज़ें आ रही, स्किप कर दे रहे हो, क्या करेंगे सीख करके, ये समझ में नहीं आ रही, स्किप कर दो। भाई जब ये स्किप कर दोगे ऐसी चीज़ें, तो फिर आपको मुश्किल होगा ना। हम प्रयास करेंगे आपको समझाने का, नहीं हो रहा है ना, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर उसे एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, हम दूसरे तरीक़ा से लेके आएंगे, फिर समझाएंगे आपको। अगर ये सीख रहे हैं ना, समझ में आ रही है ना, तो आप बहुत अच्छे छात्र हैं, आगे चल के बहुत अच्छा कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे से पहले तो पीछे बढ़ने पड़ेंगे थोड़े से। तो आप लोग देखिए यहाँ पर बैलेंस करके लाए हुए थे, क्लियर है। उसके बाद देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम सल्फेट की बातें करें तो Al2SO4, आपको ना फार्मूला भी पता होना चाहिए। जब तक फार्मूला पता नहीं रहेंगे ना, तब तक दिक्कत हो जाएंगे। एल्यूमिनियम सल्फेट की बातें कर दिया, एल्यूमिनियम सल्फेट, इसके फार्मूला आपको पता होना चाहिए। भाई इनके फार्मूला होते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए अगर हम स्टेटमेंट से अगर रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं तो पहला था एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड की बातें करें तो इसका फॉर्मूला आता है BaCl2। क्या होते हैं? BaCl2, बेरियम क्लोराइड, ये होते हैं BaCl2। अब कोई बच्चे कहेंगे कि सर BaCl2, आपने क्लोरीन में Cl क्यों लगा दिए? जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड लिखते हैं तो सीधे लिख लेते हैं, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखते हैं तो HCl लिख लेते हैं, HCl। आपने यहाँ क्यों नहीं 2 लगाया? आप यहाँ पर क्यों 2 लगाए? इस बात को समझने के लिए 9th में एक चैप्टर है, उसमें आणविक सूत्र कैसे लिखा जाता है ये चीज़ें बताई गई है, और चैप्टर है परमाणु अणु हो रहा है, उन चैप्टर में डिस्कस है। तो आपको एक एक चीज़ें पढ़ने होंगे। अभी के समय में हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, टीचर को 9th की चीज़ें हैं, बच्चे को 9th पूरे पढ़ाई नहीं, 10th स्टार्ट कर दिया, और 10th में लो तुम 10th का पढ़ो, स्कोर रट्टा फट्टा सिस्टम चालू कर रखे हैं। भाई ये रट्टा फट्टा सिस्टम जो है, आगे चल के बच्चे क्या करेंगे? बच्चे के पास अपने सोचने की क्षमता नहीं रहेंगे। जब बच्चे के पास अपना सोचने का क्षमता ही नहीं है तो फिर एजुकेशन का क्या सही अर्थ है? एजुकेशन का सही अर्थ तो यही है ना, मस्तिष्क को जिंदा करना, किसी चीज़ के बारे में खुद से सोचना, खुद से तर्क लेना, क्या सही है क्या गलत है उसको समझना। अब भी के समय में ना डिग पे लोग बैठे हुए हैं आपको ठगने के लिए, मुझे खुद ठग लेते हैं, सामने से इतने अच्छे से बातें करेंगे, लगेंगे वाह इससे अच्छे या इससे अच्छा भलाई मेरे बारे में कोई नहीं सोच सकता है। वो कहते हैं ना कि डंक मारने वाले, वो बिल्कुल डंक मारने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग हमसे टकराते हैं, आपसे भी टकराते होंगे। तो शिक्षा का अर्थ होता है, सही मायने में समझिए, शिक्षा का अर्थ होता है मस्तिष्क को जिंदा करना। ऐसा नहीं मस्तिष्क मर गए हैं, ये चीज़ें सोचने की क्षमता को लाना। आप समाज में देखे होंगे कुछ बड़े बुजुर्ग ये होंगे, पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल पढ़े नहीं, अंगूठा छाप है, लेकिन समाज में कोई काम होंगे तो बोलेंगे उसी व्यक्ति को लाओ। वो व्यक्ति जानते हैं सारी चीज़ अच्छे से,
वो जो बता दिए बेस्ट है, और उस व्यक्ति को लाया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए चाचा जी या बताइए दादाजी ये काम कैसे होंगे, और वो बताते हैं और परफेक्ट, वो जो बताते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं। ये चीज़ें अनुभव है और उनके मस्तिष्क सोचने की क्षमता है उनके पास, उनकी मस्तिष्क उस तरह से वो बातें सोच पा रही है। अर्थात ऐसा नहीं कि बिना पढ़े लिखे लोग हैं तो वो मूर्ख चपाट है। भाई मूर्ख चपाट उसको हम नहीं कहेंगे, मूर्ख चपाट हम उनको कहेंगे जिनको खुद को सोचने की क्षमता ही नहीं है। रट्टे रट लिए, रटने के बाद लिखा है एग्जाम में, स्कोर कर लिए, हो गया, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। समझना पड़ता है एक चीज़ को, कोई चीज़ें आया कैसे आया, किस रूल को फॉलो कर रहा, वो रूल क्या है, ये जानना जरूरी है। तो जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक मुश्किल है। तो अभी तो हमारे पास ये टॉपिक नहीं है, जब हम 9th स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम क्लियर कर देंगे, लेकिन फिर भी हम मोटा मोटी ये बातें कर देंगे कि BaCl2 है तो आप निश्चित रूप से जानेंगे। तो Ba अगर बेरियम है तो इसके अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो इनके अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। धातु है, Ba अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, आप निकाल के देखेंगे, इसके अंतिम कक्षा में 2, और क्लोरीन के अंतिम कक्षा में आप जानते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो इस कंडीशन में एक तो यहाँ से अष्टक पूरा कर लेंगे, दूसरा के लिए फिर दूसरा क्लोरीन चाहिए, 2 क्लोरीन लेंगे, फिर वहाँ से वो अष्टक पूरा करेंगे, इसीलिए BaCl2 बनेगा, न कि BaCl बनेंगे तो ये गलत हो जाएंगे। इस चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो ये बनता कैसे है, ये चीज़ें तो अब 9th की टॉपिक है तो वहाँ करेंगे, अभी है नहीं यहाँ की टॉपिक तो यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हम निश्चित रूप से कहेंगे, कोई भी स्टूडेंट है ना, कोई कहते हैं कि चलो यार 10th शुरू हो गए, भाई 10th शुरू हो गए, क्या 9th खत्म हो गया? खुद से क्वेश्चन कीजिए, क्या 9th की जो इतनी सारी सिलेबस हैं और इतने अच्छे से डिजाइन किया गया सारी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें सब एक दूसरे से कनेक्टेड है? खुद से पूछे क्या वो सारी चीज़ें हमको होगा? कभी नहीं होगा। आप फार्मूला रट के सवाल बना सकते हैं, आप फार्मूला रट के कुछ न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, सब नहीं हो सकता है। दावे के साथ हम कह सकते हैं, हम जब पढ़े तो एक एक चीज़ को पढ़े तब हमें जानकारी है, तब समझ में आई, वैसे नहीं होगा। तो केमिस्ट्री को समझने के लिए एक एक चीज़ को जानना जरूरी है। फिलहाल बातें बहुत हो गई, इतनी बातें नहीं होनी चाहिए। कितना मोटिवेट करेंगे आप लोग, वही गलती कीजिएगा जो हम जानते हैं। हाँ, आपने जो गलती कर लिया, ये सब चीज़ें नहीं क्लियर किया, कोई दिक्कत नहीं। आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके यहाँ और बच्चे हैं, आप उनको ये गलती मत करने दीजिए। स्कोर के लिए 9th में है, 10th शुरू कर दो, 9th को छोड़ दो, स्किप कर दो, भाई मत करो स्किप। कम से कम उनको समझाइए आप लोग कि 9th पढ़ो, 9th जरूरी है। फिर 10th में जाएगा तो 10th के लिए समय है 12 महीना, फिर वहाँ स्टार्ट करने हैं, वहाँ 10th पढ़ने हैं, एक एक चीज़ को समझना है। अभी से ये नहीं कि एकदम रट्टा शुरू कर दिए। अभी आप लोगों का समय आ गया रट्टा करने का, आप लोग तो करते नहीं होंगे। बातें को समझिए और याद कर लीजिए, रटिए मत, बातें को समझिए फिर उसको याद कर लीजिए, फिर ब्रेन में रिकॉल कीजिए। ये चीज़ों का समय है, ऐसे चीज़ें कीजिए, दिमाग को हमेशा जिंदा रखिए। तो चलिए, तो यहाँ पे है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा BaCl2। 2 चीज़ें समझ गए। जब तक आपको फॉर्मूला पता नहीं रहेंगे तब तक आप लोग समीकरण नहीं बना पाएंगे, और बातें इतनी हो गई, बीच में आप लोग भूल गए होंगे। तो पहला था एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। उसके बाद था बेरियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है BaCl2। ये दोनों को जब मिलाया जाता है तब बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम AlCl3। AlCl3। अब क्वेश्चन आता है, सर आपने क्लोरीन के पास 3 दे दिए, क्यों दे दिए? भाई ये इसीलिए दिए क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत अगर Al का निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप लोग जानते हैं कि एल्यूमिनियम पे 3 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में मिलते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए इसे 3 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगा, इसीलिए AlCl3 बनेंगे। ये बातें समझ में आई होगी आप लोगों को। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का पूरा नाम या संकेत होते हैं इसके AlCl3, इसे भी हम वहाँ पर लिख देंगे। क्लीन हो जा भाई, इसे भी हम यहाँ पे नोट कर देंगे। आप लोग निश्चित रूप से देखेंगे एल्यूमिनियम, ये कलर ठीक होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इनका फार्मूला हो जाएगा
AlCl3। और देखेंगे एक चीज़ें और बनती है, क्या बन रही है वो चीज़ें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, साथ में होता है बेरियम सल्फेट Ba सल्फेट SO4 का BaSO4, हाँ इसका भी आयन देखेंगे 2- हो जाते हैं, ये 2+, इस तरह से। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कुछ भी SO4 में कुछ भी एक्स्ट्रा लगने वाले नहीं है, ठीक है। तो ये बन जाएंगे BaSO4। तो बेरियम सल्फेट का भी सूत्र हम वहाँ पे लिख देंगे। जब तक आपको सूत्र पता नहीं रहेंगे तब तक बनाना मुश्किल है। नाम है बेरियम सल्फेट, फार्मूला होंगे BaSO4। अब सवाल क्या कह रहा था, सवाल ये कह रहा था कि जब एल्यूमिनियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाई जाती है, इसका मतलब AlSO4 का होल थ्राइस को हम मिला रहे हैं, किसके साथ मिला रहे हैं भाई, बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ मिला रहे हैं। तो हमें बन क्या रहा, हमें बन रहा है AlCl3 प्लस BaSO4, BaSO4, S कैपिटल होना चाहिए, SO4 ये बन रही है। अब रिएक्शन हो गया, स्टेटमेंट दिया हुआ था और रिएक्शन कह रहे थे समीकरण लिखने के लिए, तो स्टेटमेंट के आधार पे हमने समीकरण लिख लिया। क्या ये बैलेंस है, तो हम चेक करेंगे। एल्यूमिनियम कितने, 2, यहाँ पर कितने, 1, मैं 2 लगा दूँ, 2 लगा दिया तो एल्यूमिनियम हो गए 2, यहाँ भी एल्यूमिनियम 2। यहाँ पर देख रहे हैं SO4 का होल थ्राइस है, लेकिन वहाँ पे SO4 है ओनली। मैं यहाँ 3 लगा दूँ, जैसे ही 3 लगाऊँ तो SO4, तो वो 3 हो गए, 3, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस। BA देख रहे हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब यहाँ 3 लगा दूँ तो BA3, क्लोरीन 3 दूनी 6, क्लोरीन 3 दूनी 6, ये रिएक्शन अब बैलेंस है। कितना आसान था, इजी वे में हो गया। हाँ थोड़ा सा और तोड़ के लिखते तो अच्छा रहता। तो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो गए। क्लियर है, जो चैप्टर अच्छे से रिएक्शन बैलेंस जिस समय पढ़ाए थे उस देखे होंगे तो अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे अगर हम बढ़ें तो ये 3 नंबर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर स्टैंडर्ड भाषा में या सही तरीका से लिख करके भी लाए हैं, ठीक है। अगला है पोटेशियम धातु। पोटेशियम धातु जानते हैं जिसका संकेत होता है के, पोटेशियम धातु का संकेत होता है के, ये तो आप लोग जानते होंगे। पोटेशियम धातु का संकेत होता है के, और जल के साथ भी क्या करता है, जल तो जानते हैं H2O। जो नॉर्मल यौगिक है ना वो आप लोगों को निश्चित रूप से याद होनी चाहिए। एटलीस्ट जल का फॉर्मूला याद ना रहे, कार्बन डाइऑक्साइड का ना रहे, कार्बन मोनोऑक्साइड ना रहे, मीथेन ना रहे, अमोनिया ना रहे, तो बहुत मुश्किल है। एक में होगा तो किसी रोज लिस्ट बना के लाएंगे जिसमें से 30-35 यौगिक होंगे जो बहुत ही जरूरी होगा, तो वो चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं रहेंगे तो ये सब चीज़ें मुश्किल लगेगा। तो पोटेशियम धातु, पोटेशियम धातु का मतलब के, और जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो H2O अभिक्रिया करके बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होता है KOH, और साथ में बनाती है हाइड्रोजन गैस। क्या देती है, हाइड्रोजन गैस, ये निकलेगी। तो इनके लिए के कितने हैं, 1, इधर भी 1, H2, हाइड्रोजन कितने, 2, हाइड्रोजन कितने यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ हो गए हैं 3। तो विषम मतलब विषम पूर्णांक के रूप में है, तो हम कोशिश करेंगे सम में आ जाए, क्योंकि 2 है तो इसे हाफ करने पड़ेंगे इस तरह से, तो हम चाहेंगे सम में। तो यहाँ 2 लगाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 यहाँ 2 वहाँ, तो 4 हो गए, 2 लगा देंगे तो 2 दूनी 4 हो गए। पोटेशियम 2 हो गए तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, इस प्रकार ये बैलेंस है। देखिए हम स्टैंडर्ड तरीका से लिख के भी आए हैं। तो इस प्रकार हम निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण में लिखकर संतुलित कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हालांकि बिहार बोर्ड अभी तक इस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन नहीं उठाया है, लेकिन निश्चित रूप से ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हूबहू एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न में आप लोग जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में मिल जाएगा, वहाँ से एक्सप्लेन है। आप लोग निश्चित रूप से ये बनाएंगे और निश्चित रूप से लिखेंगे एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन एक जगह, जब अच्छे छात्र हैं तो, नहीं तो फिर सब तो वैसे ही है जैसे आप खुद को समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन लाएंगे खुद में भाई, जब तक परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक अच्छे नहीं होंगे। निम्न समीकरण रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। संतुलित करने के लिए हम आप लोगों को सिखा चुके हैं। जैसे कि देख लेंगे HNO3 प्लस COH का होल ट्वाइस प्लस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पर NO3 आ गए भाई, और यहाँ पर देखेंगे OH आ गए, लेकिन NO3 यहाँ एक साथ है, OH है यहाँ पर HO है, ठीक ना। तो एक साइड में लेकर के हम करके दिखा देते हैं आप लोगों को, या एक पेज ही ले लें, नहीं पेज लेंगे तो फिर उस साइड जाने में मुश्किल होगा। HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस डेट गिव्स
CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। पहले देखेंगे ये से मिलाने का प्रयास करेंगे HNO3 और यहाँ पर देखेंगे NO3 का होल ट्वाइस है। NO3 यहाँ पर 3 गो, सॉरी NO3 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो मैं यहाँ 2 लगा दूँ। जैसे ही यहाँ 2 लगाऊंगा तो 2 NO3 हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। OH पोटेशियम, कैल्शियम यहाँ पर 1 है, कैल्शियम यहाँ पर भी 1 है, क्लियर है। OH ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो मुझे यहाँ पे 2 लगाने पड़ेंगे। जैसे 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 2 2 4 हो जाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन यहाँ 3, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, इस हिसाब से ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। कुल मिला के ये सही है। देख सकते हैं कितना ईजी वे में था, बस एक एक चीज़ को देखते गए, बस हो गया, कुछ भी नहीं था। दूसरा नंबर अगर देखेंगे, मैंने करके भी लाया था, क्या ये किया हुआ मैच कर रहा है? निश्चित रूप से मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं। 2 नंबर का अगर हम देखेंगे तो ये है NaOH प्लस H2SO4, डेट गिव्स में क्या है? Na2SO4 प्लस H2। देख सकते हैं यहाँ पर, तो NaOH सोडियम कितने? 1, यहाँ पे 2, तो मुझे यहाँ 2 लगाने पड़ेंगे। ठीक है। OH H2 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन यहाँ 2 2, 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ मुझे 2 लगाने पड़ेंगे, तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, इसमें ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, H2SO4, SO4 1, SO4 1, बैलेंस है भाई, बैलेंस है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं, एक बार में हो गया बैलेंस। इतना इजी है, NCERT का है ये, बिल्कुल इजी है। ये दोनों आप लोगों को हम होमवर्क देते हैं, देख लीजिए यहाँ, और बना सकते हैं आसानी से, प्रयास कीजिएगा बनाने का। आगे अगर हम बढ़े, नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। इस तरह के समीकरण अभी जस्ट हमने किया, स्टेटमेंट दिया हुआ था और हम लोग करते क्या थे? समीकरण लिखते थे और उसे संतुलित भी करते थे। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। अब देखिए Ca कैल्शियम है ना, इनके अगर आप निकालेंगे तो इन पर ऑक्सीजन, इनके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इसका मतलब OH पे 1 आयन होते हैं, तो COH का होल ट्वाइस हो जाएंगे। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लियर है। ये अभिक्रिया होने के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला होता है CaCO3 प्लस जल H2O बनता है, देख लीजिए प्लस H2O, और इसे हम स्टैंडर्ड तरीका से लिख करके भी लाए हैं, क्लियर है। जिंक का जानते हैं संकेत Zn, प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 अभिक्रिया करने के फलस्वरूप जिंक नाइट्रेट का मतलब ZnNO3 प्लस सिल्वर Ag। ये आप लोग विस्थापन अभिक्रिया भाई, जिंक जो है चांदी को Ag को विस्थापित कर दिया, तो ZnNO3 देख सकते हैं। और ये बैलेंस भी करना है, बैलेंस करने के लिए जिंक कितने? 1, जिंक कितने? 1 है, NO3 Ag, क्लियर है भाई, 2Ag, Zn प्लस 2AgNO3, ZnO3 का होल ट्वाइस। अच्छा जिंक, हाँ जिंक में समस्या आ गई भाई, जिंक यहाँ पर कितने हैं? 1 है, तो NO3 का होल ट्वाइस हो जाएंगे, डिपेंड करेगा इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। ठीक है, जब यहाँ पे 2 हो जाएंगे तो यहाँ पे 2 लगाने पड़ेंगे, यहाँ 2 लग गया तो यहाँ पर 2 लगाने पड़ेंगे, इस प्रकार यहाँ लिख के लाए हुए हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम का Al हो जाता है, कॉपर का CuCl2 हो जाएंगे कॉपर क्लोराइड का, और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है तो AlCl3 बनेंगे, साथ में कॉपर बनेंगे, और ये बैलेंस करने के लिए है तो बैलेंस किया हुआ है। बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड BaCl2, अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला लिखा है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 हो जाएंगे, अभिक्रिया के फलस्वरूप बेरियम सल्फेट और KCl बनाएंगे, तो BaSO4 प्लस 2KCl बना लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो बहुत बड़ी बन रही है, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण, अभी जस्ट मैंने ये देखा हूँ, नहीं इसी तरह के क्वेश्चन देखे थे, आप लोग देख सकते हैं, ये सॉल्व कर सकते हैं घर पे, जस्ट अभी हमने देखा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ये है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप लोग क्या समझते हैं, या उसका अर्थ और एग्जाम्पल दीजिए। ये दोनों डिफिनेशन हमने चैप्टर में करवाया था। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनाने के साथ में ऊष्मा मुक्त होती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, जैसे देख सकते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनाने में ऊर्जा का अवशोषित होता है, ऊर्जा अवशोषित करता है, तो उसको कह सकते हैं हम लोग
उष्मा शोषी अभिक्रिया जैसे कि ये, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्लस उष्मा इसमें लिख देंगे अभिकारक की ओर, प्लस ये। क्लियर है? कह रहे कि श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ये है सोचने वाले क्वेश्चन, लॉजिक क्वेश्चन। श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन तो जानते हैं आप लोग, सांस जो ग्रहण करते हैं, हवा जो लेते हैं अंदर, तो ये जब अंदर जाती है हवा, जब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करने के फलस्वरूप फिर उधर से जब बाहर की ओर आती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप देखेंगे ठंडा ठंडा हवा रहते हैं, ऑक्सीजन वो ग्रहण करते हैं, वो जो बाहर आती है फिर आप नोज के पास हैंड देंगे तो आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गर्म आ रही है। तो ये जो गर्म आ रही है ये निश्चित रूप से उष्मा उत्पन्न हुआ, वहाँ उष्मा उत्पन्न हुआ तब तो वो गर्म हवा आ रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि श्वसन जो है यह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस प्रकार ये देखिए लिखा हुआ आंसर है। पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है। ऊर्जा मुक्त मतलब ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जब भोजन भी करते हैं तो वहाँ पर भी जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है तो वहाँ पर भी हमें उष्मा की प्राप्ति होती है, उस ऊर्जा वहाँ पर मुक्त होते हैं, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा वहाँ मुक्त होते हैं। हमारे शरीर की कोशिका को ऊर्जा मिलती है, अतः श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे कि देख लीजिए, ग्लूकोज को तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद हमें CO2 जो कि नोज से बाहर आते हैं, जो गर्म रहता है, उसके बाद CO2 और साथ में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ग्लूकोज। ठीक, इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? ये हो गया, बैक हो गए थे क्या? ये क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करके उसके बाद खत्म करेंगे। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है? वियोजन मतलब क्या होता है, संयोजन मतलब क्या होता है? मैंने बताया था संयोजन मतलब जोड़, जुटना। संयोजन मतलब जोड़, जुटना या योग होना। योग, संयोजन मतलब योग, दो या दो से अधिक का जुड़ना। और वियोजन मतलब होता है टूटना। वियोजन मतलब टूटना। टूटना मतलब वो दो या दो से अधिक पार्टों में टूट जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना। संयोजन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब टूटना। समाज में भी कुछ व्यक्ति होंगे जो जोड़ने का काम करेंगे, बहुत कम व्यक्ति हैं ऐसे जो चाहेंगे परिवार जुड़े। उसके विपरीत भी कुछ लोग काम करते हैं, भाई को भाई से लड़ा देंगे और उसे तोड़ने का काम करेंगे। संयोजन वियोजन। तो कह रहे कि एक दूसरे के विपरीत क्यों नहीं होंगे भाई? विपरीत, निश्चित रूप से विपरीत है। संयोजन का अर्थ क्या होता है? जिस प्रकार संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक प्रक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, ठीक उसी विपरीत वियोजन अभिक्रिया में कोई यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में विघटित हो जाते हैं, मतलब टूट के अलग हो जाते हैं। जैसे देखेंगे 2H2 + O3, दो अलग अलग है ना, दोनों जुड़े हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया है, यह संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ देखिए 2H2O, H2O है, ये टूट रहा है, 2H2 + O2, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अलग होते हैं। बहुत ही लंबी वीडियो हो गई, हम जानते हैं कि आप लोग देखते देखते सो भी जाते होंगे। खैर कोई नहीं, आने वाले समय में हम बात भी ऐसे ऐसे करेंगे जिससे कि आप लोगों का इंटरटेनमेंट, आप लोग तो चाहते हैं बीच में थोड़ी सी इंटरटेनमेंट हो जाए, नहीं तो सर नींद आ जाती। चुटकुला सुनाएंगे अच्छे अच्छे, सुनाने का तो अभी भी मन होते हैं, सुना देता हूँ एक। क्लियर, ये इतनी क्लियर होनी चाहिए। पढ़ाई के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। पढ़ाई के साथ साथ ढेर सारी चीज़ें हो सकती हैं, सारी चीज़ें करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए सारी चीज़ें करनी है, लेकिन पढ़ाई होनी चाहिए। अगर पढ़ाई नहीं हो रही है, इसके अतिरिक्त सब चीज़ हो रही है, तो ये समस्या वाली चीज़ें हैं। तो पढ़ाई के साथ सब चीज़ होनी चाहिए, पढ़ाई के बिना कुछ भी संभव नहीं है भाई, व्यर्थ हो जाएंगे सारी चीज़ें। तो चलिए एक चुटकुला अंतिम में सुना देते हैं। बच्चे लोग बोलते हैं कि सर आप चुटकुला नहीं सुनाते हैं। मैं सुनूंगा, कौन सुने हैं ये चुटकुला, तो जो सुनेंगे, जो बताएंगे कि हाँ सर सुना है, हमने सुना, तो मैं मानूंगा कि वो पूरे वीडियो देखे हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा सर मैंने सुना। तो निश्चित रूप से पहले मैं बता देता हूँ कि आप ही के जैसे दो दोस्त थे, फेकूचंद। फेकूचंद मतलब लंबे लंबे बातें को फेंकना। तो उन दो फेकूचंद में एक कहते हैं, तुमको पता है मेरे नाना जी के पास कितने बड़का बांस है, बांस बैम्बो जो देखे होंगे आप लोग, तो कितने बड़े बांस का लग्घा है। लग्घा मतलब उसको जोड़ जोड़ के जो बड़ा सा बनाया जाता है। तो दूसरा बताया कितना बड़ा है भाई बताओ ना। बोले इतना बड़ा है ना कि मेरे नाना जी जब उससे हम चारते हैं तो बादल से पानी बरसती है।
तो बरसात होता है। दूसरा कहता है यार ये तो बहुत बड़ी बातें बोल दिया। दूसरा बोलते हैं कि तुमको पता है मेरे नाना जी के पास कितना बड़ा गोहाली है। गोहाली मतलब जिसमें गाय सबको बांधते हैं, लंबा सा रहता है। तो वो दूसरे को बता रहे थे तुमको पता है मेरे नाना जी के पास कितना बड़ा गोहाली है। बोले नहीं भाई, मैं तो तुम्हारे नानी को नहीं गए हैं, नहीं देखे कितना बड़ा गोहाली है। मेरे नाना जी के पास इतना बड़ा गोहाली है, इतना बड़ा गोहाली है कि तुम्हारा नाना जी जो है ना बड़का सा लगा मेरे नाना जी के गोहाली में रखता है। तो दोनों फेंकुचन थे, इतने बातों को फेंकते थे। सोच सकते कितना बड़ा लगा होगा और कितने बड़े गोहाली होंगे। खैर कोई नहीं, बस ऐसी छोटी छोटी बातें बीच समय में बताते रहेंगे। खैर इंटरटेनमेंट के लिए था। पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई से नो कम्प्रोमाइज। पढ़ाई से कम्प्रोमाइज़ करेंगे फिर जीवन में क्या करेंगे, एक बार अपने से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा ठीक से तो मैं जीवन में करूंगा क्या, मेरा भविष्य में होने वाला क्या है। अगर आपके पास आंसर है इनका, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मत पढ़िए, रिलैक्स होकर के सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आंसर नहीं है तो तकलीफ, दिक्कत, समस्या सारी चीज़ है। आपके पास एक ही हथियार है, एक ही ताकत है, एजुकेशन। एज है, पढ़ लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे आगे के लिए ढेर सारे क्वेश्चन है, खुद से बनाया हुआ भी है, एनसीईआरटी का भी है, उनका डिस्कशन कल करेंगे। आप लोग बना रह करके यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जब बातें समझ में आ रही है तो वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए एक दूसरे को कि ये सर हैं बता रहे हैं। बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को सुन के। इतने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। थैंक यू।